गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं और हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे भारत में जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल और वायसराय आए थे उनके बारे में। तो हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था, जिसमें लगभग 17 से 18 गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारा है भाग 3। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में जो भारत के अंदर अंग्रेजी गवर्नर जनरल और वायसराय बन करके आए थे वो हमारा टॉपिक चल रहा था। और गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉपिक में हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। और उसमें 1 से लेकर के 19 तक दोनों भागों में हमने जितने भी वायसराय और जनरल बने थे उनके बारे में पढ़ा था। तो अभी देखते हैं 20वें नंबर पर जो वायसराय बना था वो था लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन ने जो है 1876 से 1880 ईस्वी तक इस पद पर रहा। और यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक भी था और साहित्यकार भी था। और साहित्यकारिता के में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। मतलब ये विद्वान था, उपन्यास लिखता था, निबंध लिखता था और साहित्य भी लिखता था। और साहित्यकारिता में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। और इसके समय में मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत के अंदर भी अकाल पड़ा था। जब लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था तो भारत के कई हिस्सों में अकाल पड़ा था। इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग का गठन किया था। जब अकाल पड़ा था तो उससे निपटने के लिए एक आयोग बनाया था और उसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। और उसके बाद लिटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। और इसमें जो महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उसको केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसने जो दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया था उसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लिटन ने भारतीय जनपद सेवा में सम्मिलित होने के लिए भारतीयों की जो आयु 21 वर्ष थी उसे घटा करके और 19 वर्ष कर दी गई थी। और लिटन ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने हेतु, जो प्रेस, जो अखबार थे, न्यूज़ थे, उन पर प्रतिबंध लगाने हेतु 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था कि उसमें जो बोला जाएगा वही छापा जाएगा अखबार में। तो 1878 ईस्वी में इसने कुछ रोकें लगाई थी। और 1878 ईस्वी में ही भारत शस्त्र अधिनियम पारित किया था। शस्त्र अधिनियम पारित किया, इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। जो कोई भी शस्त्र जैसे वर्तमान समय में भी बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता, उसी प्रकार ये कानून 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। और इसके लिटन के बाद में लॉर्ड रिपन इस पद पर बैठे और इस पद पर 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक ये रहे थे। और इनके समय में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी, जो नियमित जनगणना करवाई गई थी। और रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लगाया गया था। जो कारखाना अधिनियम था वो भी लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में लगाया था। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों में जो स्वतंत्र लिटन ने लगाई थी उसको खत्म कर दी थी। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत उसको समाप्त कर दी थी। मतलब लॉर्ड लिटन ने जो पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाए थे उनको लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिए थे। लॉर्ड रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण भी किया था। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। और रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, मतलब शिक्षा में सुधार करने के लिए। इसके समय यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया था। लेकिन यूरोप वासियों ने इसका प्रबल विरोध किया और विरोध करने के कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा था। और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक को
विरोध किया गया था, उस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मतलब जो न्यायालय थे उसमें हिंदुस्तानी जो जज थे या न्यायाधीश थे, उनके अंतर्गत एक इल्बर्ट विधेयक के अनुसार यूरोपवासी जो थे उनकी सुनवाई का एक आदेश दिया था। लेकिन यूरोपवासी और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, और विरोध किया था उस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और फिर इसको विद्रोह के कारण इस कानून को वापस लेना पड़ा था। तो ये कार्रवाई किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके बाद में लॉर्ड डफरिन यहाँ के वायसराय बने, और 1884 से 1888 ईस्वी में तक इन्होंने यहाँ इस पद पर रहे। और इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1886 ईस्वी में जो हुआ था वो हुआ था, और बर्मा को पराजित कर अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो मतलब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और उस वक्त में बर्मा को पराजित हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई थी, और ब्रिटिश साम्राज्य में बर्मा को भी मिला लिया गया था। पश्चात इसके कार्यकाल में 1885 ईस्वी में एओ हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके समय में 1885 ईस्वी में बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम तथा पंजाब कृषक अधिनियम भी पारित किए गए थे। तो ये 1885 ईस्वी में कृषक संबंधी कुछ अधिनियम पारित किए गए थे, ये भी लॉर्ड डफरिन के समय में किए गए थे। इनके बाद में जो इस पद पर लॉर्ड लैंसडाउन को बिठाया गया, और जो लॉर्ड लैंसडाउन था वो 1888 से 1894 ईस्वी तक इस पद पर रहा था। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो सीमा है, जो डूरंड रेखा है, उसका निर्धारण भी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। तो डूरंड रेखा का निर्धारण जो है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है, उसका निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। और इसके समय 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, लड़कियों का जो विवाह की आयु जो 12 वर्ष कर दी गई थी। मतलब कि 12 वर्ष से छोटी लड़की की शादी नहीं होगी, और 12 वर्ष की लड़की होने के बाद में शादी की जा सकती है। और ये जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत 1891 में, याद रखना 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत निश्चित किया गया था कि 12 वर्ष की आयु में लड़की की शादी की जा सकती है। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया। मतलब पहले क्या है कि जितना हो सकता था 24 घंटे में उतना काम करवाया जाता था, लेकिन जो स्त्रियां थी उनके लिए एक विधेयक पारित हुआ था कि 11 घंटे से ज़्यादा ये काम नहीं करेगी, और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी की व्यवस्था की गई थी। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में भी 1891 ही पारित हुआ। और ये किसने पास करवाया? लॉर्ड लैंसडाउन ने। तो इन्होंने क्या है, देखो, एक तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 साल की लड़की, छोटी कम आयु से लड़की की शादी नहीं होगी। और दूसरा, स्त्रियों को 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होगी। ये दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 में पारित हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। सॉरी, ये 1992 नहीं है, ये 1892 है। सॉरी, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 1892 है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी इसी वक्त में पारित हुआ था। इसके समय 1893 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएट ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1893 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएट ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड लैंसडाउन के बाद में इस पद पर तैनात हुए थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी तक इन्होंने इस पद पर रहे। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने इस पद का चार्ज लेते ही एक वाक्य कहा था, वो कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है,
और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ऐसा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। मतलब इनका कहना था कि तलवार के दम पे ही भारत को जीता है और तलवार के दम पे इसकी रक्षा की जाएगी। एक निरंकुश टाइप का ये मतलब यहाँ पर वायसराय बना था। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। मतलब इसके वक्त में भी अकाल पड़ा था और इसके समय 1897 ईस्वी में लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया था। मतलब जिसके भी कार्यकाल में अकाल पड़ा था तो उसके लिए एक अकाल आयोग की मतलब गठन किया गया था। अब उसके पश्चात में लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 में ईस्वी तक यहाँ पर वायसराय रहे और कर्जन द्वारा 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट मानफ्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया है 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट मानफ्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया और सन 1902 ईस्वी में सर डब्ल्यू प्रेशर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। मतलब पुलिस रखने का आयोग बनाया गया एक पुलिस के लिए। इसमें इसने क्या किया, सैन्य अधिकारियों के परीक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज स्थापित किया गया। तो मतलब जो सेना के अधिकारी हैं उनकी परीक्षण के लिए एक क्वेटा में कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। सन 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी और सन 1900 ईस्वी में एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। मतलब अकाल भी इनके समय में पड़ा था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया था और कर्जन ने सन 1904 में ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इसके समय में ही कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी किया गया था। मतलब जब जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पर वायसराय बनकर आए थे तो इन्होंने कुछ समाज सुधार के लिए और पब्लिक के लिए अच्छे कार्य किए थे। उनमें जो है एक तो सिंचाई विभाग की सिंचाई मतलब कैसे होगी उसकी निगरानी रखने के लिए उसकी व्यवस्था करने का आयोग गठित किया। उसके बाद में पुलिस आयोग का भी गठन किया। उसके बाद में कॉलेज भी स्थापित किए, विश्वविद्यालय आयोग की बनाया और अकाल आयोग भी बनाया इन्होंने। एक विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया और मरम्मत के लिए मतलब जो ऐतिहासिक और पुरानी इमारतें थी उनके लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भी लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था और ये इम्पोर्टेंट वायसराय था। और कर्जन ने 1904 ईस्वी में तिब्बत में कर्नालियंग हस्बैंड मिशन भेजा था और इसी के समय में 1905 ईस्वी में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा में क्या कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि बैंक की स्थापना स्थापना की गई थी। मतलब स्थापना हुई थी और तथा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो मतलब 1905 में कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि बैंक की स्थापना की और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की और इसके शासनकाल में 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन भी हुआ था और कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 में बंग भंग बंगाल का विभाजन हुआ जिसे बंगाल का शोक के रूप में मनाया जाता है। मतलब बंग भंग के नाम से आता है। तो 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ और जो गोखले जी थे हमारे उन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। मतलब औरंगजेब से इनकी तुलना की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने कई कार्य किए, चाहे वो अंग्रेजियों के हित में हो या भारतीयों के हित में हो, लेकिन कार्य कई किए गए थे। लेकिन जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उन्होंने इनकी तुलना क्या है अंग्रेजों से की थी। अब इनके बाद में इस पद पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय को बैठाया गया और 1905 से 1910 ईस्वी तक ये पद पर बने रहे और इनके समय में 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में वो 1907 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। सन 1909 ईस्वी में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम पारित किया गया था और इसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो मतलब 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। 1909 ईस्वी में एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी के नियुक्त
रहे थे, मतलब एसपी सिन्हा थे, उनको जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, मतलब उनका जैसे आज वर्तमान समय में जो मंत्रिमंडल होता है, उस तरह से जो उनकी कार्यकारिणी थी, उसमें एसपी सिन्हा को शामिल किया गया था। अब इनके बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस पद पर बैठे और 1910 से 1916 तक 1910 से 1916 तक ये इस पद पर लये थे। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम का भारतीय आगमन हुआ था। मतलब ये जॉर्ज प्रथम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 ईस्वी में भारत आए थे और सन 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से हस्तांतरित करके दिल्ली में घोषित की गई थी कि दिल्ली में राजधानी होगी। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। दोस्तों, मैं पिछले जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें एक छोटी-सी मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। ये लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम था और उसके बारे में मैंने बताया था कि ये दिल्ली में ये आए थे, तो इनके भी ऊपर बसंत कुमार ने बम फेंका था। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर फेंका था, तो थोड़ा-सा दिमाग से फिसलने के कारण ये गलती हुई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, इनके ऊपर बसंत कुमार ने बम फेंका था, रास बिहारी बोस की प्लानिंग या उनके निर्देशों पे, उनके नेतृत्व में। तो ये याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली आए थे और दिल्ली प्रवेश के समय इन पर बम फेंका गया था और ये बम जो है बसंत कुमार ने फेंका, जो रास बिहारी बोस के निर्देशों पर ये कार्य किया था। तो इस चीज़ का याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर बम ये फेंका गया था। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। तो हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में की थी। सन 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया था। तो 1916 में जो है लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया था। और इसके पश्चात में लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पर तैनात हुए और ये 1916 से 1921 तक इस पद पर रहे थे और इनके समय में तृतीय अफ़गान युद्ध इनके समय में ही हुआ था। और 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने की थी और एसपी सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे जिनकी नियुक्ति बिहार के गवर्नर के रूप में की गई थी। तो याद रखना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में एसपी सिन्हा भारतीय प्रथम सदस्य थे जो अंग्रेजी शासन के अधीन गवर्नर जनरल बने थे और ये इनकी नियुक्ति क्या है, प्रथम बिहार में की गई थी। इनके काल में ही अप्रैल 1919 में रोलट एक्ट गठन हुआ था। रोलट एक्ट का गठन हुआ था, देखिए। और इस रोलट एक्ट के गठन में जलियांवाला जो बाग था उसमें भीड़ इकट्ठी हुई और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को इसी के समय में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने मतलब गोलियां चलाने का आदेश दिया था। लगभग 1600 राउंड इसमें फायर किए गए थे जिसमें अनेक भारतीयों की जान गई थी। तो ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, रॉलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग पंजाब में लोग इकट्ठे हुए थे और इन्हें घेर करके यहाँ पर मारा गया था। इसमें इसके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की कार्रवाई हुई थी। इसी के समय मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भी पारित हुआ था। तो ये रॉलट एक्ट और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, इन्हीं के विरोध में ये भीड़ जलियांवाले बाग में इकट्ठी हुई थी। 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना एवं भारतीय विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार प्रदान करना था। तो ये अधिनियम भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुए थे। उनके बाद में लॉर्ड रिपन को यहाँ का वायसराय बनाया गया और 1921 से 1926 ईस्वी तक ये इस पद पर रहे थे और 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो क्या है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत आए थे और उस वक्त में भारत के अंदर हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसके समय 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य आरंभ किया गया था। तो 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य करना आरंभ किया था और रीडिंग के समय में ही नागपुर एवं दिल्ली में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड रीडिंग जो यहाँ तैनात थे उस वक्त में दिल्ली और
नागपुर अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1922 ईस्वी में आरसीएच एक कमीशन है, इसकी परीक्षा दिल्ली एवं लंदन दोनों जगह पर करने का निर्णय लिया था। मतलब ये एक प्रतियोगी परीक्षा थी, उसमें लॉर्ड रिपन ने निर्णय लिया कि ये जो परीक्षा है वो दिल्ली में भी की जाएगी और लंदन में भी की जाएगी। तो ये दोनों जगह पर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय 1922 में लॉर्ड रीडिंग ने लिया था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वायसराय और गवर्नर जनरल का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, उसको हम भाग 1, 2 हमने पहले पढ़ा, 3 भाग आज पढ़ा है और इसका एक चौथा भाग भी अभी आएगा, क्योंकि अभी कुछ बचे हुए हैं। तो आप वेट कीजिए अगले चैप्टर का, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।